आइए, आपका फिर से स्वागत है। मैं खुशबू सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, आप स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में। 14 अप्रैल सन 1891 मध्य प्रदेश की महू छावनी में जन्म हुआ किसका? प्रोफाउंड पावरफुल लीडर, पावरफुल पॉलिटिशियन, वुमन इमेंसिपेटर, इकोनॉमिस्ट, एक थ्योरिस्ट, एक ऐसे महान व्यक्ति, रेजर शार्प माइंड, ह्यूमन राइट प्रोफाउंडर, बुद्धिज्म रिवाइलिस्ट और एमिनेंट स्कॉलर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसे महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के बारे में, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहब भी कहते हैं। कि माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालेजी सकपाल था। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया। बचपन से ही दिल को दहला देने वाली, आतंकित करने वाली, एक बच्चे के दिल को झकझोर देने वाली ऐसी दर्दनाक कठिनाइयों से ये गुजरे। यहाँ पे मुझे एक वाकया याद आता है। एक बार इन्होंने अपने पिता से पूछा कि मुझे पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है। वो 5 साल का बच्चा पूछ रहा है कि मुझे पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं। तो पिता ने जवाब दिया, ऐसी किताब में लिखा हुआ है जहाँ से ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार है, इसके अलावा क्षत्रियों को थोड़ा बहुत पढ़ने का अधिकार और अस्त्र शस्त्र का अधिकार है। वैश्य मतलब बनिया, इन्हें सिर्फ बिजनेस का अधिकार है और हम समाज के सबसे निचली जाति से हैं तो सिर्फ हमें सेवा का अधिकार है। हमारे हिस्से में साफ सफाई करना, नाली साफ करना, मरे हुए जानवरों को दूर फेंकना, ये हमारे हिस्से में है। तो उस समय बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक ऐसा किताब लिखूंगा जिसमें सभी को, सर्व समाज को पढ़ने का अधिकार प्राप्त होगा। बच्चे की इसी रुचि को देखते हुए उनके पिताजी ने एक बहुत बड़ी जद्दोजहद करके, बहुत जुगाड़ लगा के, ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे तो जुगाड़ लगा के एडमिशन तो दिला दिया। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव में आकर इनको एडमिशन तो मिल गया, लेकिन जो अध्यापक थे तथाकथित सवर्ण समाज के, उनकी मानसिकता के कारण उन्होंने इस शर्त पर एडमिशन मिला कि तुम खुद अपनी दरी लेकर आओगे, क्लास के बाहर बैठने की इन्हें इजाजत मिली। बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा था, नो प्यून मतलब नो पानी। इनको स्कूल में खुद से पानी लेने की इजाजत नहीं थी, पानी पीने की इजाजत नहीं थी। चपरासी इन्हें दूर से मटके से पानी निकालकर ऐसे करके पिलाता था और ये ऐसे पानी पीते थे। एक बार एक वाकया याद आता है मुझे कि एक बार चपरासी नहीं आया किसी कारणवश। उस दिन अब बाल्यावस्था ही थी, इमेजिन वो बाल्यावस्था ही थी, जाके इन्होंने पानी पी लिया तो उसके एवज में इनको इतनी मार पड़ी कि ये बीमार हो गए। स्कूल में इनको इतना छुआछूत भेदभाव का दर्द झेलना पड़ा कि एक बार मास्टर ने इनकी काबिलियत चेक करने के लिए बुलाया कि सवाल सॉल्व करो। तो जैसे ही वो अंदर आए, बाकी बच्चे चिल्लाने, मास्टर जी क्या कर रहे हो, नीची जाति का है, नीची जाति का है, नीची जाति का है। तो इस पर बाकी बच्चे बहुत धक्का मुक्की किए और वो अपने खाने की तरफ भागे। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर था कि उसकी परछाई से भी हमारा खाना अपवित्र हो जाएगा। तो उस टाइम पे ऐसी विडंबना थी कि सिर्फ छूने से नहीं, परछाई से भी अपवित्र हो जाते थे। लोग आवाज सुनना पसंद नहीं करते थे, आवाज से भी यहाँ पे अपवित्र हो जाते थे। परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र, आवाज सुनने से अपवित्र, इतनी परेशानियां झेल कर ये इंसान एक महामानव बना है। ये जो दर्द है ना, ये एक अहम भूमिका निभाया इनके महान लीडर बनने में। एक हकीकत और है, ये रिक्शे से कहीं जा रहे थे, बीच रास्ते में रिक्शे वाले को पता चला कि ये नीची जाति से है, तो फिर रिक्शे वाले उतार दिया। क्यों उतारा? उन्होंने पूछा, भाई क्यों उतार दिया मुझे? उसने बोला कि तुम नीची जाति से हो और तुम मेरे रिक्शे में बैठने के लायक नहीं हो। उनके पास काफी सामान था। काफी मिन्नतें करने के बाद रिक्शा वाला इस शर्त पे तैयार हुआ कि भाई मैं तुमसे किराया डबल लूंगा और इसके साथ रिक्शा भी तुम खुद ही चलाओगे। और फिर वो पैदल चलने लगा ताकि वो अपवित्र ना हो जाए। जानते हैं, इनकी संस्कृत पढ़ने की इच्छा थी। स्कूल में कहा गया कि तू क्या करेगा संस्कृत पढ़ के, ये तो ब्राह्मणों के पढ़ने की चीज है। तो बाबा साहब इस बात पर अड़ गए कि मुझे संस्कृत पढ़ना है। बात इतनी बढ़ गई कि इनको स्कूल से बाहर कर दिया गया। ये बात स्थानीय राजा सायाजी गायकवाड़ के कानों तक पहुंची। उन्होंने इसकी तकलीफ को समझते हुए, उन्होंने इसकी तकलीफ को जानते और समझते हुए इन्हें स्पॉन्सर किया, स्कॉलरशिप दिया ताकि ये जाके वेस्ट में पढ़ाई कर सके और फॉरेन कंट्री में जाके ये अपनी पढ़ाई पूरी करिए। देखिए, बात आज की नहीं है, बात 115 साल पुरानी है। 1909-1910 में समाज के सबसे निचले पायदान का, महार जात का लड़का मुंबई में जाके इंटर इंग्लिश में करके आया और फिर वहीं से आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करी। उसके बाद वहीं से बीए करी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में। रुका नहीं, तुम मुझे यहां नहीं पढ़ने दोगे तो मैं जाऊंगा दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में, तुम मुझे रोक कर तो दिखाओ। और वो स्कॉलरशिप लेकर के पहुंच गया न्यूयॉर्क। कोलंबिया पहुंचकर उन्होंने एमए करी पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में एंड सोशियोलॉजी में। यही नहीं रुके,
इसके बाद पहुंच गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पहुंचकर वहां पर उन्होंने एमएससी किया, लॉ की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टरेट किया। यहाँ पे उन्होंने थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। बाद में ये वही किताब है जिसके आधार पर आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। इतनी सारी डिग्री लेने के बाद इनका देश प्रेम इतना था, या यूं कहूं मैं सायाजी गायकवाड़ के प्रति इतना प्रेम था कि ये उनके राज्य में ही वापस आ गए और उन्होंने बोला कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। उनकी इस लगन को देखते हुए सायाजी गायकवाड़ ने उस समय मिलिट्री सेक्रेटरी का पोस्ट होता था, जो कि वर्तमान में एक कलेक्टर के पोस्ट के बराबर होता है, का पद ज्वाइन कर लिया। वो बड़ी पदवी पर तो आ गए थे, लेकिन अभी भी छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वहां भी जो सरकारी पियून होता था वो उनको फाइल फेंक कर मारता था। बोला, तू नीच जात का है, तू पदवी पर आ गया तो क्या हुआ, तू नीच जात का है और तू रहेगा हमसे छोटा ही। उन्हें ऑफिस की कैंटीन में खाना खाने और पानी पीने का अधिकार नहीं था और इसी छुआछूत के चलते उन्हें अपनी पहली सरकारी नौकरी महज 11 दिन में छोड़नी पड़ी। बाबा साहब की मुसीबतों का सिलसिला थमा थोड़े ही। उनकी पत्नी रमाबाई, जिनसे उनका विवाह हुआ था, उनके 5 बच्चे, जिनमें से 4 बच्चे लंबी बीमारी के चलते अलविदा कहे गए। इसके साथ ही रमाबाई का लंबी बीमारी के चलते ज्यादा दिनों तक बाबा साहब का साथ नहीं दे पाई। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी आदमी टूटकर बिखर सकता था। बाबा साहब जिनका परिवार ही खत्म हो गया, ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने हर बच्चे एक के बाद एक अलविदा बोलते गए। पत्नी भी लंबा साथ नहीं दे पाई, लेकिन ये क्या किए, देश, महिलाओं और समाज के लिए लगातार संघर्ष करते रहे और उनके अधिकारों के लिए लगातार प्रयास करते रहे और घर की तकलीफों से अपने आप को रुकने नहीं दिया। सत्याग्रह पर निकल गए। 1927 में बाबा साहब महाड़ सत्याग्रह में जिद पर अड़ गए कि सभी दलितों को पीने के पानी का अधिकार दिलाऊंगा। अब देश का दुर्भाग्य तो देखिए, उसी तालाब से एक कुत्ता पानी पी सकता है, एक पशु पानी पी सकता है, लेकिन एक इंसान पानी नहीं पी सकता। उसे पानी पीने का अधिकार नहीं था। देखिए, गलत तो हो रहा था। जो दलित महिलाएं थी उनको घुटने के नीचे पांव तक साड़ी पहनने की इजाजत नहीं थी। पहली बार बाबा साहब ने अधिकार दिलाया था कि वो एक नॉर्मल महिला की तरह पांव तक साड़ी पहन सके। उसके बाद बाबा साहब ने कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग कर दी। हमें कम्युनिटी के आधार पर वोटिंग की सुविधा अलग से मिले। चलिए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन में मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब एक ऐसे इकलौते पर्सन थे जो कम्युनल अवार्ड लेकर आए थे। SC/ST की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ SC/ST का नेता ही खड़ा हो सकेगा। उसे वोट भी सिर्फ SC/ST के लोग ही देंगे। जो अनरिजर्व कैटेगरी का रहेगा वहां पे सर्व समाज का नेता खड़ा हो सकता है। सभी लोगों को समान वोट का अधिकार प्राप्त होगा। यहाँ पर बाबा साहब की दूरदृष्टि देखिए। वो चाहते थे कि जो समाज का सच्चा नेता हो वही पार्लियामेंट तक जाए, ना कि आज की तरह चापलूस नेता। पर गांधी जी अड़ गए, क्योंकि गांधी जी अंबेडकर का साथ चाहते थे। अंबेडकर का साथ दलितों और आदिवासियों का पूरा साथ मिलना, इससे गांधी जी को स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई लड़ने में थोड़ा आसानी हो जाती। हालांकि गांधी जी दलितों के सच्चे हितैषी नहीं थे, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट पारसी कम्युनिटी को भी मिला था और मुस्लिम कम्युनिटी को भी मिला था। तब गांधी जी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। अब अंबेडकर जी के सामने बड़ी अड़चन आ गई। एक तरफ था उनका समाज और दूसरे तरफ था देश की आजादी और इसके साथ साथ गांधी जी का आमरण अनशन। अंततः गांधी जी के साथ अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए। पूना पैक्ट के साथ इन्होंने रिजर्वेशन पर तो काबू पा लिया। इनकी पुस्तक द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इनकी 2 पुस्तकें जिनके आधार पर आरबीआई का गठन हुआ। पहली द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के आधार पर आरबीआई गठन किया गया, जिसके आधार पर आज पूरा आरबीआई रन करता है। इनके ज्ञान, बुद्धि और कौशल का लोहा, चाहे वो ब्रिटिश लीडर हो चाहे वो इंडियन लीडर हो, दोनों मानते थे। 1947 में आजादी मिली। नेहरू अपनी पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेकर गांधी जी के पास आए। गांधी जी ने देखा, उन्होंने कहा, भाई अंबेडकर कहाँ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसमें कहाँ हैं? तभी डॉक्टर अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मिनिस्टर के रूप में स्वीकार किया गया। न केवल लॉ मिनिस्टर बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी उनका चुनाव किया गया।
इनकी इंटेलिजेंस के आगे कोई बोल नहीं सकता था, चाहे वो सहमत हो या फिर असहमत हो। दोनों जानते थे कि इस आदमी में बुद्धि बहुत ज्यादा है। बहरहाल मन तो बहुत है, अब और बात करने का, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में बात करने का मन भरता नहीं है। इसके बाद ये हिंदू कोड बिल लेकर आए, महिलाओं के उत्थान के लिए कई सारे लॉ लेकर आए। इसके कमजोर हिस्से को उठाना हर नेता की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो महिलाएं हो, किसी भी जाति धर्म के लोग, जाति धर्म के बीच फैली हुई खाइयां, इन सबको खत्म करना हर एक नेता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बस मैं वीडियो को यहाँ पे खत्म करूंगी और इसके साथ ही लास्ट कोट के साथ, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। बाबा साहब के जज्बे को सलाम, बाबा साहब को सलाम। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और बंधुओं के साथ। थैंक यू सो मच।